Greetings students. So in the previous module we discussed about the law of conservation of mass and their numericals. How we can practically use the law of conservation of mass. So the next law in the law of chemical combination is law of definite proportion, law of constant proportion, or you can also name this law on the name of the scientist who designed this law, the Proust law. The name Proust is the name of the scientist who has given the law of definite proportion, law of constant proportion, or you can also say law of constant composition. Composition का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बनी कैसे है. So in this what we are discussing chemical combination. Chemical combination से क्या बनते हैं? कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस. तो वो जो केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड बने हैं तो उनके अंदर कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, मींस कांस्टेंट रेशो होगा. सो द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और फिक्स प्रोपोर्शन और प्रोस्ट लॉ इज दैट कि मेनली वो क्या चीज है कि जब भी कोई दो एलिमेंट या उससे ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे. तो कंपाउंड जब बनेगा उन दोनों से मिलके, दो एलिमेंट है, कम से कम दो एलिमेंट तो चाहिए हमको, दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे. तो द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस लॉ इज कि वेन एवर टू एलिमेंट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड, कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड. So their ratio in terms of their masses will always be fixed. कि दो एटम हैं, डिफरेंट एलिमेंट के हैं, वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं. तो जब भी वो कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनेगा, नई चीज बनेगी, न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसके अंदर दोनों एलिमेंट के बीच में जो रेशो होगा उनके मास की टर्म्स में, वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और प्रोस्ट लॉ. इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे. सो हियर आई हैव रिटन टू स्टेटमेंट. द मीनिंग ऑफ बोथ द स्टेटमेंट इज सेम. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई हैव रिटन हियर इज इन ए केमिकल सब्सटेंस or compound, elements are always present in fixed ratio by mass. So be careful about this term, fixed ratio by mass, not by their number. कि जब भी हम बात करेंगे तो हम मास की बात करेंगे कि मासेस के बीच में जो रेशो है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. नंबर की बात नहीं कर रहे कि उसमें नंबर का जो रेशो है वो फिक्स रहेगा. और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट. ये वाटर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास. सो द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा तो हर बार वो सेम तरह के एलिमेंट से बनेगा. कि वाटर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर हमेशा किससे बनेगा? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके जो एलिमेंट का मासेस है उनके बीच में जो रेशो है वो हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है. सो दिस स्टेटमेंट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी डिस्कस द एग्जांपल्स. इसको हम यूज कहां पे करेंगे? इस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को. सो आई होप अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम सम 10 or 20% इज क्लियर टू एवरीवन कि है क्या चीज ये. सो नाउ वी विल मूव टू द एग्जांपल. आफ्टर डिस्कसिंग दीज फ्यू एग्जांपल्स एवरीथिंग विल बी क्लियर अबाउट दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. I will again explain this statement. Those who haven't understand this statement कि मैंने बोला क्या है, कि हो क्या रहा है उसके अंदर, जिनको समझ में नहीं आया, I will again explain. But first understand these two examples. Then I will again explain what are these statements. So what is this statement? What does he stated? उसने क्या बताया हमारे को कि पानी अगर हम लेते हैं, whatever the source of water, there are number of sources of water, sea water, the lake water, the river water, the underground water, submersible का पानी जो हम यूज करते हैं, टैप वाटर जो हमारी सप्लाई लाइन में आता है, जनरली कैनाल से आता है, कैनाल वाटर, द रेन वाटर, वट एवर दी सोर्स, आरओ जो आपके घर में लगा उसको आप यूज कर सकते हो. वट एवर दी सोर्स ऑफ वाटर इज, कि आप जो कंपाउंड है, वाटर क्या है? फर्स्ट थिंक अबाउट वाटर एज ए कंपाउंड एंड द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. All of you are aware about the formula of water which is H2O. अब वाटर के अंदर क्या है? If we
फाइंड आउट द रेशो बाय देयर मासेस एज पर द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हमको रेशो लिखना पड़ेगा, कितनी हाइड्रोजन है इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन, रेशो 1 ऑक्सीजन। So the next term is what he is saying, ratio by mass. So to calculate their ratio by mass, so first you should know the atomic mass of hydrogen, which is 1 U. U stands for unit of atomic mass. Similarly, the second element is oxygen. Atomic mass of oxygen is 16 U. What are these masses that we will discuss in the later parts of this chapter? We will learn the first 20 elements of periodic table, their atomic number, their name, their symbol, their atomic masses. That we will discuss in the later part of this chapter. So, I have already explained the atomic mass of hydrogen is 1. Atomic mass of oxygen is 16 U. U is the unified mass, unit of atomic mass. So we have to calculate the ratio in terms of their mass. So I have already written the mass. So how many hydrogen? 2. So 2 times the atomic mass of hydrogen. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1. रेशो ऑक्सीजन कितनी है वाटर में? एक ही है. मीन इन 1 molecule of water there are 2 hydrogen and 1 oxygen. तो ऑक्सीजन कितनी है? 1. This is the meaning of 1 oxygen. तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 1 into 16. So 2 ratio 16. If I simplify this, divide by 2, 1 ratio 8 by mass. So whatever the source of chemical substance, whatever the source of chemical compound, every time the ratio between the masses of element will always be fixed. कि मतलब क्या है इसका, कि आप पानी कहीं से भी लो, कुछ भी सोर्स हो पानी का, हर बार पानी के अंदर the ratio between hydrogen and oxygen in terms of their masses will be fixed. वो कभी चेंज नहीं होने वाला. पानी आप कहीं से लो, हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में उनके मासेस में जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1:8. तो 1:8 बाय मास. तो क्या लिखा है मैंने? फिक्स रेशियो बाय मास. केमिकल सब्सटेंस है और कंपाउंड है. यहाँ पे हमारा क्या है? वाटर. उनके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रेशियो बाय मास. सो आई होप दिस फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल. ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस गैस, carbon dioxide. So there are number of sources of carbon dioxide. First is that we already discussed during the second chapter. We discussed liquefaction of air. Air को हम liquefy करते हैं. Then we can separate the different component of air by fractional distillation. The first component that we receive after the during the purification of air, जो पहला component हमको मिलता है जब हम air के components को अलग अलग करते हैं, that is the carbon dioxide. So first source is, you can write the atmosphere. Second one is burning of coal. The formula for coal is carbon. Upon burning it will form carbon dioxide, which is the reaction for burning of coal. Next is heating of limestone. So we have already discussed the formula for limestone is calcium carbonate. Upon heating it will form calcium oxide plus carbon dioxide. So there are number of sources of carbon dioxide. So I have taken 3 sources from the atmosphere, second is from the burning of coal, and the third one is heating of limestone. So the formula for carbon dioxide is CO2. So how many carbon in CO2? 1. So 1 carbon ratio to oxygen. So oxygen atomic mass, I have already written the atomic mass of oxygen is 16 U. Similarly, you can write here atomic mass of carbon is 12 U. So oxygen I have already written, which is 16 U. Atomic mass of carbon is 12 U. How many carbon in carbon dioxide? 1. So 1 into 12 ratio 2. Atomic mass of oxygen 16. 2 times the 16. So 12 ratio 32. Still divisible. Divide कर सकते हैं इसको हम. You can divide by 4. So 3 ratio 8
बाय मास। तो ये जो रेशो हम निकाल रहे हैं इसका यूज क्या है, दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की व्हेन वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। सो आई होप दिस फर्स्ट टू न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू एवरीवन कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी सोर्स हो, हम किसी से भी जनरेट करें, पर बर्न करके कोल को, लाइमस्टोन को हीट करके, एटमॉस्फेयर को गैसेस को लिक्विफाई करके, एयर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से लेंगे, हर बार उनके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो होगा इट विल ऑलवेज बी सेम, दैट इज 3:8 बाय मास। So I hope this second numerical is also second example is also clear to everyone. If you want to take few more example, first, second, next is the third example I am writing here. You can take example of carbon dioxide, water. You can take example of ammonia. आप लोगों ने पढ़ा होगा अमोनिया को। इन केस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल द फॉर्मूला फॉर अमोनिया इज NH3. Again, how many nitrogen? 1. How many hydrogen? 1. So if you want to learn the masses of nitrogen and hydrogen, so I am writing here atomic mass of nitrogen is 14U. Similarly, atomic mass of hydrogen is 1. I have already written here the atomic mass of hydrogen is 1. So 1U. So use this. How many nitrogen? 1. So 1 into 14, 3 into 1, so 14:3 by mass in case of ammonia. Why 14:3? इसको हम आगे डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, so that is why 14:3 by mass. Let's discuss one more example. This was the third one. Fourth one, CNG. What is CNG? Compressed natural gas. What is the major component in CNG? Methane. The formula for methane is CH4. So again we will write 1 carbon ratio for hydrogen. So I have already written the atomic mass of carbon and hydrogen. What is the atomic mass of carbon? Where it is 12. So 1 into 12 ratio 4 into 1. So 12:4. You can divide by 4 on both the sides. It will be 3:1 by mass. So we have already discussed 4 examples for the law of constant proportion or constant composition. So I hope basics of this law is clear to everyone after these 4 examples. Now I will again move to my statement. What I said during the statement, in a chemical substance, you can take any of the example, कि कोई भी chemical substance है या compound है, elements are always present in fixed ratio by mass. कि पानी का कोई भी source हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी source हो, अमोनिया का कोई भी source हो, CNG का भी कोई भी source हो, in each and every compound of that I have written here, elements are always present. compound है, element से ही बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर ऑलवेज कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड. एलिमेंट हैं, आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड. और जब वो कंबाइन करेंगे तो हमेशा उनका रेशो क्या रहेगा? फिक्स. वट एवर द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, हम कैसे भी बनाए उस कंपाउंड को, वो कंपाउंड में हमेशा क्या रहने वाला है? विल ऑलवेज द रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स will be fixed ratio by mass. So I hope this law of constant proportion is clear to everyone. One more significance or one more use of this law of constant proportion is we can calculate the percentage of element in a compound. सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर कि अगर हमको परसेंटेज निकालनी है किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड के अंदर, तो इट विल बी मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. इफ यू वांट टू टेक एग्जांपल, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ वाटर. कि वाटर का अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं और वाटर के अंदर मुझे क्या निकालनी है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. वाटर, आई वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर. तो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड. तो हाइड्रोजन कितना है? यहां पे हमने निकाला भी था, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन दिस. हाइड्रोजन कितना है? 2. एलिमेंट के अंदर
सॉरी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, 2 ग्राम है, कितना अमाउंट है 2 ग्राम, टोटल कितना होगा पूरे कंपाउंड का वेट, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 2 into 1 2, तो टोटल कितना हो गया 16 + 2 18, सो 2 डिवाइडेड बाय 18 into 100, क्योंकि इसमें हमको नीचे कंपाउंड का मास लेना है और कंपाउंड के मास में हम क्या करेंगे, दोनों के मासेस को जितने जितने उनके कंट्रीब्यूशन है उसको हम ऐड कर देंगे, so 2/18 into 100, rest you can solve. Next is the last point of this law of constant proportion, the limitations और exceptions, कि कौन से कंपाउंड और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फॉलो नहीं करते हैं. So for the exceptions or for the limitation of this law, you can write the natural polymers does not follow this law of constant proportion. There are certain other compounds also that do not follow the law of constant composition. इनमें रेशियो क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है. So natural polymers like carbohydrate, all of you are aware about the carbohydrate, the cellulose, starch and all those. Next is, don't write the glucose in this example. I am asking natural polymers, starch and glycogen, starch, cellulose you can write here. Next is the protein. Protein is the polymer of amino acid. Next is the DNA, deoxyribonucleic acid. It is also a polymer of nucleic acid. So I hope this law of constant proportion is clear to everyone. The first is the how to write in the fair notebook. First write the statement, these two. Next write these 4 or 5 example. First is water. You can similarly write like me कि water sources कुछ भी हो, ये ratio हो गया, but write these also, atomic mass of hydrogen, oxygen. Second is carbon dioxide. Third is ammonia. The fourth one is CNG. Next you can write what is the significance of this law. By this we can calculate percentage of element in compound. Next is the limitation of this law. You can write the natural polymer like carbohydrate and protein or DNA does not follow this law. So I hope this is clear to everyone. Now you can take the screenshot. If you still have any query, you can write in the comment section. Now take the screenshot and write in your fair notebook. So thank you students.